नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। और आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो भारत के भौतिक प्रदेश, अपन कहें भारत के भौतिक प्रदेश। और कंपटीशन में जब अपन देखते हैं तो भौतिक प्रदेश को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक करके भौतिक प्रदेश की अपन कंप्लीट से जानकारी लेते हैं। तो देखें, शुरुआत करते हैं अपन। और शुरुआत में अपन करें भारत के भूआकृतिक प्रदेश। अच्छा, भूआकृतिक प्रदेश की बात करें या भौतिक प्रदेश की बात करें तो इसको फिर दो भागों में बांटते हैं। एक तो उच्चावच की दृष्टि से और एक फिर अपन कहें भौतिक प्रदेश की दृष्टि से। तो इसमें भी एक बार ध्यान देना, भारत के भौतिक प्रदेश को अपन का दो भागों में, एक तो किस हिसाब से उच्चावच, और उच्चावच की दृष्टि से तो भारत को बांटा गया चार भागों में। ध्यान रखना, उच्चावच की दृष्टि से भारत के कितने भाग हैं? चार। और फिर इसी के आगे जब अपन देखते हैं किस दृष्टि से भौतिक, और भौतिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा है? छह। उच्चावच में अपन कहीं पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है। पहले तो इसकी सामान्य जानकारी लेंगे और फिर अपन शुरू करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। तो इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालना, इसमें आप सबसे पहले हेडिंग डालें उच्चावच। में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप उच्चावच। और फिर अभी आपने देखा कि उच्चावच की दृष्टि से कितने भागों में बांट दिया है। तो उच्चावच की दृष्टि से भारत को चार भागों में बांटा गया है। पहले उसको एक मैप से समझेंगे, आप अभी लिखे नहीं, पहले आप आराम से देखें, समझें। फिर उसके बाद एक एक करके अपन नोट करेंगे इन चीजों को। यहां से जैसे अपन देखें इस तरीके से आप इसको देखना, ये जैसे इस तरीके से अपन ने एक माना, ये देखें। फिर अपन ने कहा कि इस तरीके से एक उच्चावचीय भाग आता है, इसको अपन ने नाम दे दिया पर्वत। पर्वत के बाद जो इस तरीके से अपन ने नाम दे दिया यहां, और फिर इसको नाम दे दिया पहाड़। और फिर पहाड़ के बाद फिर अपन ने कहा कि एक मेजनुमा आकृति बनती, जिसको अपन ने पठार कह दिया। और फिर ये अपन के पूरा जो भाग है इसको अपन ने नाम दे दिया मैदानी भाग। इस तरीके से आकृतियां बनती है उच्चावच में, तो चार स्थल आकृतियां बनती हैं। सबसे पहले जो स्थल आकृति है तो इसको अपन ने नाम दे दिया क्या भाई? पर्वत। इसको पर्वत कहा जाता है। इसको अपन देखें तो इसको नाम दिया जाता है पहाड़। पर्वत हो गया, ये पहाड़ हो गया। और इसको नाम दिया जाता है पठार। और फिर इसको नाम दिया जाता है मैदान। इस तरीके से आप देखें, को नाम दिया जाता है मैदान। तो उच्चावच की दृष्टि से जो चार भाग हैं, सबसे पहले उनके नाम देखना, पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान। फिर अपन के पूरे 100% में से इनको बांटते हैं। तो जो पर्वतीय भाग है, इस पर्वतीय भाग को अच्छे से याद कर लेना भाई, ये 18.7% भाग पर है। 10.7, सॉरी। इसमें देखना कितने भाग पर है, तो एक बार याद करने की कोशिश करना। 10.7%। जब 100% में से अपन देखते हैं तो पर्वतीय भाग है 10.7% भूभाग पर। और पहाड़ की जब अपन बात करते हैं तो फिर ये 18.6%। ये जरूर ध्यान रखना भाई, मिलान करवाता है। तो पर्वतीय भाग 10.7 और पहाड़ हो गया 18.6। फिर अपन कहीं पठारी जो भाग अपने भारत में है, वो पठारी भाग अपने भारत में 27.7% भूभाग पर है। और जो मैदानी भाग है ये फिर अपन कहें 43% भूभाग पर हो गया। तो अपने भारत में जो सर्वाधिक आकृतियां, यानी सबसे अधिक भूभाग पर, अपन कहें सर्वाधिक भू, तो सबसे ज्यादा जो भूभाग पर अपने भारत में फैला हुआ है वो कौन सा भाग है? मैदानी भाग। और सबसे कम भूभाग पर फैला हुआ है पर्वतीय भाग। एक बार ध्यान देना, पर्वत 10.7 है, पहाड़ 18.6 है, और पठारीय भाग 27.7 है। तो मैदानी भाग इसमें 43%। यहां तक कर सकते हैं। एक बार मैं इनको नोट करवा रहा हूं, एक बार नोट करना मेरे साथ साथ। आप चाहें तो एक बार ये डायग्राम बना लें, फिर अपन एक एक करके इनको नोट कर लेते हैं। एक बार आप चाहें तो डायग्राम बना लें, फिर एक एक लाइन के रूप में सबकी विशेषता अपन देख लेते हैं। एक बार आप ये डायग्राम बना लें।
ठीक है भाई, यहां तक कर सकते हैं। अब एक एक करके देखना, अब इनकी विशेषता देखते हुए चलना। और नंबर 1 पर जैसे अपन ने लिख दिया क्या भाई, पर्वत। अब पर्वत किसको कहेंगे, तो सबसे पहले तो इनको ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है। और पर्वत किसको कहेंगे, जिसकी ऊंचाई 2135 मीटर से, अपन कहें 2135 मीटर से अधिक। ऊंचाई की बात करें तो 2135 मीटर से अधिक। ये ध्यान देना भी, आपको ये चीजें याद हो बहुत अच्छे से, की ऊंचाई तो 2135 मीटर से अधिक हो। और फिर यहां जो शब्द देता है वो क्या देता है, आकृति। और इसकी जो आकृति हो वो ध्यान देना कैसी हो, शंक्वाकार हो। शंक्वा शंक्वाकार का अर्थ क्या हुआ, तीव्र ढाल। भाई शंक्वाकार का अर्थ क्या हुआ, तीव्र ढाल। तीव्र ढाल। अब इसको एक बार ध्यान देना भाई, इसको कहेंगे पर्वत जो भारत के 10.7% भूभाग पर हो, जिसकी ऊंचाई 2135 मीटर से अधिक हो, और जिसकी आकृति शंक्वाकार हो या तीव्र ढाल वाली हो, तो अपन उसको क्या कह सकते हैं कि ये एक पर्वत है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे लिखना। और इसी क्रम में जब नंबर 2 पे आप देखते हैं तो क्या आ जाता है भाई, पहाड़। नंबर 2 पे आप देखते हैं तो पहाड़। और पहाड़ में भी मैंने कहा एक शब्द तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऊंचाई। और इसकी ऊंचाई मानी जाती है 905 मीटर से और 2135 मीटर। 905 मीटर से 2135 मीटर। 305, सॉरी 905 नहीं, 305 मीटर से तो अधिक हो और 135 मीटर से कम हो, तो फिर उसको नाम दिया जाता है क्या, पहाड़। और इसमें भी फिर उसकी किस बात करता है भाई, ये आकृति। और इसमें भी आकृति सेम ही होती है, कैसी, शंक्वाकार। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, पर्वत और पहाड़ की आकृति में कोई अंतर नहीं होता है। पर्वत और पहाड़ में केवल अंतर होता है तो ऊंचाई में। पर्वत 2135 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं और पहाड़ 305 से अधिक और 2135 मीटर से कम होते हैं। आकृति दोनों की क्या होती है, शंक्वाकार। फिर इसी क्रम में जब 3 नंबर पे आप देखें तो इसी क्रम में 3 नंबर पे आ जाते हैं क्या भाई, पठार। 3 नंबर पे पठार। अच्छा, पठार की अपन देखें तो मैंने कहा वही शब्द क्या भाई, ऊंचाई। और पठार में जो ऊंचाई मानी जाती है वो 305 मीटर से और 914 मीटर। 305 मीटर से अधिक हो, 914 मीटर से कम हो, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, पठार। लेकिन इसकी आकृति में अंतर होता है, ये ध्यान देना भाई। इसकी जो आकृति होती है वो होती है मेजनुमा। आकृति कैसी होनी चाहिए, मेजनुमा। अब इसमें जरूर ध्यान रखना, पठार 914 मीटर से अधिक ऊंचे भी हो सकते हैं, लेकिन बस शर्त ये है कि आकृति कैसी होनी चाहिए, मेजनुमा। जैसे अपन कहें लद्दाख का पठार अपने भारत का सबसे ऊंचा पठार है, 4800 मीटर ऊंचा है। अपने देखें तो राजस्थान में ही देखोगे तो कौन सा पठार, उड़िया का पठार 1360 मीटर ऊंचा है। उधर देखें तिब्बत का पठार है। फिर अपन कहें कि बहुत सारे जो पठार 914 से ज्यादा अधिक है, ठीक है, लेकिन मेन होना चाहिए कि 914 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन इनकी आकृति कैसी होगी, मेजनुमा होगी, ये जरूर ध्यान रखें। और इसी क्रम में फिर नंबर जो 4 आता है, मैं यहां लिख देता हूं नंबर 4। और नंबर 4 आता है फिर क्या भाई, मैदान। नंबर 4 मैदानी भाग है। और ये मैदानी भाग कितने भाग पर फैला हुआ है, 43%, जो कि सर्वाधिक है। और इसकी यदि अपन देखें ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई होनी चाहिए 305 मीटर से कम। ऊंचाई 305 मीटर से कम हो। और इसकी आकृति के रूप में यदि अपन देखें तो इसकी आकृति किस रूप में हो, समतल। तो देखने पर दूर तक कैसा दिखाई दे, समतल रूप में दिखाई दे,
तो अपन उसको क्या कह सकते हैं, मैदान। और अपने भारत में सर्वाधिक भूभाग पर यदि कोई स्थल आकृति है तो वो मैदानी भाग, और सबसे कम पर है तो कौन सा है, पर्वतीय भाग। इनमें मिलान करवाएगा तो आप जरूर ध्यान रखना। पर्वतीय भाग का जैसे मैं लिख देता हूं यहां, और भी अच्छे से आप ध्यान रखना। पर्वतीय भाग कितना है तो 10.7%। पहाड़ी भाग कितना है तो 18.6%। और पठारी भाग कितना है तो 27.7%। इनको मैंने अलग से भी लिख दिया है। और मैदान देखें तो 43% भूभाग पर है। तो ये तो अपन ने भारत को बांटा है उच्चावच की दृष्टि से। एक बार कुछ नोट नहीं किया तो आप नोट कर लें, और फिर अपन शुरू करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। एक बार आप इसको नोट कर लें, फिर शुरू करते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। कुछ भी यदि नोट नहीं किया हो तो आप नोट जरूर कर लें। भाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसी क्रम में देखें तो अब आप हेडिंग डालना, और हेडिंग डालना भारत के भौतिक प्रदेश डालें, भारत के भौतिक प्रदेश। और भारत को कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है तो भारत को कुल अपन कहीं कि 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भौतिक प्रदेश है, 6। अच्छा, सबसे पहले इन 6 भौतिक प्रदेशों के नाम देखें, और फिर एक एक करके अपन इसको पहले मैप में समझेंगे 6 कौन कौन से कहां कहां है, और फिर एक एक करके इनकी विशेषताएं अपन शुरू करेंगे। तो 6 भौतिक प्रदेशों के पहले नाम लिखना, ये मेरे साथ साथ ही लिख देना आप। एक नंबर का जो भौतिक प्रदेश है, तरीके से नंबर 1 देते हैं आप, और नंबर 1 पे लिखना उत्तर व उत्तर पूर्वी, उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, ये उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश ही है। जहाँ अपन का हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, फिर हिमालय को महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, के सबके सब किस में आएंगे, उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। फिर यहीं जब आप देखते हैं नंबर 2 पे, तो नंबर 2 पे आ जाता है उत्तर का विशाल मैदान। यहीं आप देखें 2 नंबर पे आ जाता है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। अच्छा, उत्तर का विशाल मैदान में अपन देखें नदियां हैं, जहां गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ये उत्तर के विशाल मैदान की बातें हैं। और नंबर 3 पर इसी में आ जाता है फिर दक्षिण का पठार, या दक्षिण के पठार को एक नाम दे दिया जाता है प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। और फिर इसी क्रम में जो 4 नंबर का भौतिक प्रदेश है उसका नाम दे दिया जाता है भारतीय मरुस्थल। क्या नाम दे दिया जाता है, भारतीय मरुस्थल। और भारतीय मरुस्थल में अपने एक ही है थार का मरुस्थल। और 5 नंबर पे जो इसका नाम दिया गया है वो तटीय मैदान। तटीय मैदान अर्थात भारत के तटों के पास जो मैदान है, कोरोमंडल तट है, अपने का बहुत सारे इस तरीके से तट अपने आएंगे एक एक करके, मालाबार तट है, काकीनाडा है। और 6 नंबर पे फिर जो आता है इसका, उसका नाम है द्वीप समूह। 6 नंबर पे कौन सा आता है, द्वीप समूह। द्वीप समूह अपन अलग अलग कहें, अंडमान निकोबार का है, लक्षद्वीप है, तो इस अलग अलग रूप में इनको पढ़ेंगे। तो भारत को ये ध्यान रखें आप, तो कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, कुल 6। एक नंबर का उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, मेरे साथ साथ ही नोट करना। 2 नंबर का उत्तर का विशाल मैदान, 3 नंबर पे दक्षिण का पठार, 4 नंबर पे भारतीय मरुस्थल, 5 नंबर का तटीय मैदान, और 6 नंबर का द्वीप समूह। इस तरीके से कितने भाग कर दिए भारत के, 6। कर सकते हो यहां तक आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक बार नहीं लिखा था आप लिख लें। फिर भारत के मैप में इनको अपन देखते हैं एक एक करके। ये 6 तो अपन ने नाम लिखे हैं। अब सबसे पहले तो ये देखें कि भारत के मैप में कहाँ कहाँ ये भौतिक प्रदेश है। फिर मैं इनका एक एक को अपन पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में जब आप आगे चले तो भारत का एक मैप आपको दिखाई दे रहा है। इसमें इन भौतिक प्रदेशों को आप देखें। सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश एक नंबर का, तो एक नंबर का भौतिक प्रदेश जब आप देखते हैं तो इस तरीके से यूं फैला हुआ है। ये एक नंबर का भौतिक प्रदेश हो जाएगा। इसको मैं अलग रूप में दर्शा देता हूं इस तरीके से, प्लस के निशान में मैं इसको दर्शा देता हूं यहां से भारत में तरीके। ये तो भारत में हो गया भौतिक प्रदेश नंबर 1। और इसको एक नंबर पे जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया? उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय एक नंबर का आपने लिखा था, तो यहां मिलेगा एक नंबर का उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। फिर सेकंड नंबर पे जब आप चलते हैं तो सेकंड नंबर का आप यहां से जब देखते तो ये पूरा भाग आप देखें इस तरीके से। ये पूरा भाग, इसको अपन कहीं इस तरीके से इसको अपन दर्शा सकते हैं। ये वाला जो भाग है तरीके से ये अपने भारत में एक भाग हो जाएगा। और इसको 2 नंबर पे नाम दिया जाता है क्या भाई? उत्तर का विशाल मैदान। इसको 2 नंबर पे नाम देते हैं उत्तर का विशाल मैदान। ये अपने भारत में हो गया उत्तर का विशाल मैदान। फिर उसके बाद जब आप 3 नंबर पे देखते हैं तो 3 नंबर पे आप इस तरीके से देखें। ये इस तरीके से फैला हुआ है और ये यहां तक इस तरीके से है ये भाग। और आप देखें इस तरीके से इसको अपन देख सकते हैं। ये अलग ही दिखाई दे रहा होगा आपको ये वाला भाग। और इस वाले भाग को जैसे अपन ने नाम अभी 4 नंबर दिया था, इसको 3 नंबर अभी दे देंगे अपन नाम। अच्छा, यहां देखोगे तो इसको अपन ने नाम दे दिया भारतीय मरुस्थल। हालांकि नाम कोई सा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबरिंग कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आप देखें। और इसी क्रम में जब आप देखें तो यहां से जब आप देखते हैं तो ये वाला भाग ध्यान देना भाई, यहां से इस तरीके से ये पूरा भाग। और यहां से जो ये पूरा भाग हो गया देखो कंप्लीट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये अपन ने कहा कि इस तरीके से इसको अपन ने अलग ही दर्शा दिया। इस तरीके से आप इसको दर्शा दें और इसको नंबर अपन दे देते हैं 3 नंबर का। और इसको 3 नंबर का नाम दे दिया दक्षिण का पठार। ये 3 नंबर पे कौन सा हो गया? दक्षिण का पठार। फिर अपन कहें कि ये पूरा भाग इधर से देखो तो दक्षिण का पठार ही है। अपन चाहे तो इसको बीच में अलग पेन से भी इसको दर्शा सकते हैं। तो इससे दर्शा देता हूं मैं दक्षिण का पठार। ये भारत में हो गया दक्षिण का पठार। ठीक है, 4 हो गए। ठीक है, और इसी क्रम में जब आप देखते हैं तो फिर यहां से एक बार ध्यान देना, ये वाला जो भाग है देखो यहां से तरीके से अपन इसको दर्शाएं। ये वाला जो भाग हो गया अपने भारत में, यहां से आप देखना ये वाला जो, और इस वाले भाग को नाम दिया जाता है कितने नंबर पे भाई? 5। और इसको 5 नंबर पे नाम दिया जाता है तटीय मैदान। अपन का इधर भी तटीय मैदान है और इधर भी अपन ने कहा 5 नंबर इधर हो जाएगा। इसका भी नाम क्या दिया जाएगा? तटीय मैदान। तटीय मैदान दोनों तरफ है, अपन कहीं पूर्वी घाट पर भी है और ये पश्चिमी घाट पर भी है। फिर उसके बाद अपन देखें इस तरीके से जब आप देखते हैं तो यहां से अपन देखें छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह है इस तरीके से। और 6 नंबर पे इसको जो नाम दिया जाता है वो मैन का नाम क्या दिया जाता है? द्वीप समूह। ये द्वीप समूह है। अच्छा, इधर भी 6 नंबर पे द्वीप समूह जो अपन के अंडमान निकोबार के हैं। और फिर इधर भी आप देखोगे तो छोटे छोटे द्वीप के रूप में, और इसको भी 6 नंबर ही देंगे और इसको भी नाम क्या देंगे भाई? द्वीप समूह।
क्योंकि उधर अपन देखें तो अंडमान निकोबार के, इधर अपने लक्षद्वीप के हैं। तो ये तो अपने भारत में हो गए 6 भौतिक प्रदेश, अलग अलग रूप में अपन ने दर्शाए हैं। तो एक बार आप चाहें तो ये मैप इस तरीके से बना ले। 1 नंबर का इस वाले भाग में उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश हो गया अपने सामने। 2 नंबर पे उत्तर का विशाल मैदान हो गया। 3 नंबर पे दक्षिण का पठार या इसको प्रायद्वीपीय पठार कह दिया। 4 नंबर पे भारतीय मरुस्थल, अर्थात इसको क्या कह दिया, थार का मरुस्थल। फिर 5 नंबर पे अपन ने कहा इधर भी तटीय मैदान, ये पश्चिमी घाट के तटीय मैदान। तो इधर अपन ने कहा ये पूर्वी घाट के तटीय मैदान। फिर अपन ने कहा इधर भी द्वीप समूह और इधर भी द्वीप समूह। तो ये अपने भारत में टोटल हो जाते हैं 6 भौतिक प्रदेश। एक बार देखना, फिर एक एक करके इनको अपन पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार देखें, फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं। भाई कर सकते हो, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं, और फिर जब आगे चलते हैं तो आप देखना एक एक करके, अब एक एक करके इनकी पढ़ने की शुरुआत करते हैं अपन। और 1 नंबर का जो भौतिक प्रदेश अपन शुरू कर रहे हैं, 1 नंबर पे लिखना उत्तर व उत्तर पूर्वी, उत्तर व उत्तर पूर्व पर्वतीय, उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। 1 नंबर से अपन ने शुरुआत कर दी। और उत्तर व उत्तर पूर्वी प्रदेश को जब अपन पढ़ते हैं, इस पर्वतीय प्रदेश को, तो इसको भी पुनः अपन के 3 भागों में बांट दिया गया। एक बार इसके लिखना, फिर एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो इसको भी कितने भागों में बांट दिया गया, 3 भागों। 3 भाग कौन कौन से हैं, एक बार इनको देखें, फिर अपन इनकी शुरुआत करते हैं। इसको भी कितने भागों में बांट दिया, तो 3 भागों में। 1 नंबर का लिखना नंबर 1, और 1 नंबर का तो इसका जो भाग आता है वो आता है ट्रांस हिमालय। 1 नंबर का भाग तो कौन सा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भी कह सकते हैं इसको, पार हिमालय भी कह सकते हैं इसको, तिब्बत हिमालय भी कह सकते हैं। और इसी क्रम में जो 2 नंबर का पार्ट आता है इसका, फिर 2 नंबर पे जो आता है वो हिमालय है। और फिर हिमालय के भी 3 भाग है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। और फिर तीसरे नंबर पे अपन देखें तो तीसरे नंबर पे आ जाती है पूर्वांचल की पहाड़ी, पूर्वांचल की पहाड़ी, पूर्वांचल की पहाड़ियां। अर्थात पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं, इनमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे जो भारत के पूर्व में है पटकोई बूम है, नागा की पहाड़ी है, मिजो की पहाड़ी है। बहुत सारी पहाड़ियां जो पूर्व में, तो अलग अलग पढ़ेंगे इनको अपन। एक बार इनका डिवाइडेशन कर लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय जो है, इस ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, अर्थात इसकी 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। और इसकी एक पर्वत श्रेणी का तो नाम है कराकोरम। एक तो अपन ने कहा कराकोरम पर्वत श्रेणी, एक तो कराकोरम पर्वत श्रेणी है। और सेकंड नंबर की जो कराकोरम के बाद जो पर्वत श्रेणी आती है, उस पर्वत श्रेणी का नाम है लद्दाख पर्वत श्रेणी। और फिर 3 नंबर की जो पर्वत श्रेणी आती है, उस पर्वत श्रेणी का नाम है जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणी। और 4 नंबर पे एक पर्वत श्रेणी आती, इसका नाम है कैलाश, कैलाश पर्वत श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय को कितनी पर्वत श्रेणियों में बांटा है, 4। काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। फिर अपन बात करें हिमालय की, तो हिमालय में 1 नंबर का जो इसका भाग है वो है महान हिमालय। 1 नंबर का कौन सा है, तो 1 नंबर का है महान हिमालय, ठीक है। महान हिमालय के बाद जो सेकंड नंबर का इसमें आता है, वो आता है फिर मध्य हिमालय।
महान हिमालय के बाद में आप देखें तो कौन सा आता है, मध्य हिमालय। अच्छा, मध्य हिमालय की यदि बात करें तो मध्य हिमालय भी कह सकते हैं, अलग अलग इनके उपनाम भी आएंगे, तो जब पढ़ेंगे एक एक करके देखेंगे। और 3 नंबर पे जब आप देखें तो 3 नंबर पे आ जाता है कौन सा भाई, शिवालिक हिमालय। 3 नंबर पे शिवालिक, ये अपन के इसके भाग है। और फिर पूर्वांचल में तो मैंने कहा इसका एक अलग ही मैप बनेगा। भारत के पूर्व में स्थित जो पहाड़ियां उनको अपन एक पूरे मैप के माध्यम से अपन समझ लेंगे। ठीक है, ये इसके भाग है, ट्रांस हिमालय है, हिमालय है, पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। तो इसको भी कितने भागों में बांट दिया, 3। अब अपन यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। तो 1 नंबर पे अपन ट्रांस हिमालय से पढ़ना शुरू कर दें, ट्रांस हिमालय से शुरुआत कर देते हैं। एक बार आप इनको नोट कर ले, लिख ले, फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं। एक बार आप नोट जरूर कर लें। कर सकते हो, यहां तक आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसमें मैंने कहा कि 1 नंबर पे कौन सा पढ़ना शुरू कर देते अपन, ट्रांस हिमालय। हेडिंग डालना 1 नंबर पे ट्रांस हिमालय। 1 नंबर पे जो अपन ट्रांस हिमालय, फिर इसके और भी उपनाम भी आप लिख सकते हैं। ट्रांस हिमालय का दूसरा नाम क्या है, पार हिमालय। ट्रांस हिमालय के दूसरा नाम भी लिखें, पार हिमालय। और इसका एक तीसरा नाम दे सकता है, तिब्बत हिमालय। तिब्बत हिमालय। इस तरीके से कितने नाम, 3 हो गए, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय या फिर तिब्बत हिमालय। और ट्रांस हिमालय का सबसे पहले जो नामकरण किया था, इस ट्रांस हिमालय में लिखना नामकरण। और इस ट्रांस हिमालय का नामकरण किया था स्वेन हेडन। ये आप ध्यान देना, ट्रांस हिमालय का नामकरण करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नामकरण करने वाले व्यक्ति थे स्वेन हेडन, इन्होंने इनका नामकरण किया था। अब उसके बाद फिर आपने अभी देखा था कि ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, तो इसको 4 भागों में। अब इसको मैप से समझना, एक बार बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार मैप से इसको समझने की कोशिश करना पूरे को। यहां से आप देखें, एक बार ट्रांस हिमालय को आप समझना पूरे को। यहां से जैसे अपने भारत की स्थिति आप देखें, केवल अपन ट्रांस हिमालय वाला भाग देख रहे हैं, इस तरीके से आप देखें। और इस तरीके से उत्तर भारत की जो स्थिति है, अब इसमें जो ट्रांस हिमालय की स्थिति उसको एक बार देखना। तो यहां से जब आप ट्रांस हिमालय की स्थिति देखें तो 4 भागों में बांट रहे थे। यहां से एक पर्वत श्रेणी आप देखें, इस तरीके से एक पर्वत श्रेणी फैली हुई, और इस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, कराकोरम। इस पर्वत श्रेणी का नाम हो गया कराकोरम पर्वत श्रेणी। तो ये तो कराकोरम पर्वत श्रेणी हो गई। और कराकोरम पर्वत श्रेणी के नीचे जब आप चलते हैं तो फिर एक पर्वत श्रेणी आ जाती है, और इस पर्वत श्रेणी का नाम फिर 2 नंबर पे क्या देते हैं, लद्दाख। ये हो जाती है लद्दाख पर्वत श्रेणी। और लद्दाख पर्वत श्रेणी के भी जब आप नीचे चलते हैं तो यहाँ एक पर्वत श्रेणी आ जाती है, इसका नाम है जास्कर। ये कौन सी आ जाती, जास्कर पर्वत श्रेणी। अच्छा, ये 3 पर्वत श्रेणी तो जो अपने भारत में है, लेकिन एक पर्वत श्रेणी की जब यहां आप बात करते हैं तो फिर एक पर्वत श्रेणी इस तरीके से है, और इस पर्वत श्रेणी का नाम है कैलाश। कैलाश पर्वत श्रेणी। और ये कैलाश पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की एकमात्र पर्वत श्रेणी है जो भारत में स्थित ना होकर, ये पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, तिब्बत। सिंपल सा ध्यान रखना,
एक ट्रांस हिमालय की एकमात्र पर्वत श्रेणी जो भारत में स्थित ना होकर तिब्बत में है, तो वो ट्रांस हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी है? वो कैलाश पर्वत श्रेणी। अब इनकी विशेषताएं देखते हुए आप चले तो यहां से समझना, यहां से देखोगे तो काराकोरम की यहां देखे तो एक सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान देना। यहाँ काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और इस सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू। केटू का पूरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन का पूरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। और यही देखोगे तो अपन कहें कि पाक अधिकृत भारत की सबसे ऊंची चोटी, भाई पाक अधिकृत भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? केटू है। और केटू की जब अपन ऊंचाई देखते हैं तो 8,611 मीटर है। इसकी जब आप ऊंचाई देखते हैं तो 8,611 मीटर। और यही है, ध्यान देना, स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी ना होके पाक अधिकृत भारत की सबसे ऊंची चोटी, स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। ये ध्यान रखना, केटू वैसे तो अपने भारत में ही है, लेकिन इस पर अधिकार किसने कर रखा है? पाकिस्तान ने। मैंने आपको पहले भी जब सामान्य परीक्षा पढ़ रहे थे तो मैंने आपको समझाया था, ये वही आजादी के समय की बात थी जब कुछ भाग पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था। तो ये केटू वाला भाग वर्तमान में किसके अधीन है? तो पाकिस्तान के अधीन है। उसके बाद जब अपन देखते हैं तो यहां जब देखते हो तो इसमें एक बड़े रूप में अपन कहें ग्लेशियर है, और यहाँ एक बड़े रूप में ग्लेशियर बना हुआ है, और इस ग्लेशियर का जो नाम है वो है सियाचिन। ध्यान देना भाई, कौन सा ग्लेशियर है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर है। और यही सियाचिन ग्लेशियर है जो अपने भारत का सबसे बड़ा भी और सबसे ऊंचा भी। सबसे बड़ा ग्लेशियर भी सियाचिन है तो सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी सियाचिन है। और इसी सियाचिन ग्लेशियर के पास अपन देखें तो इसी सियाचिन ग्लेशियर में घाटी पड़ती है, और इस घाटी का नाम है नुम्रा घाटी। ये आप देखते हैं तो कौन सी घाटी है? तो नुम्रा घाटी है जो किसमें पड़ती है? सियाचिन ग्लेशियर। और भी अपन कहीं छोटे छोटे ग्लेशियर हैं यहाँ, बियाफो है, स्पार है, बाल्टोरो है, और भी अपन लिखेंगे एक एक करके, छोटे कुछ और भी हैं। अच्छा, यहाँ जब आप देखोगे तो फिर दो दर्रे हैं। दर्रों को मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, यहाँ दो दर्रे हैं। और जहां भी आप ध्यान रखना अपन क्रॉस का निशान लगा दें तो आप तो ये समझ लेना वो दर्रे हैं, क्योंकि जब तक भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ोगे तो बहुत सारे दर्रे अपने सामने आएंगे। तो एक तो जो दर्रा यहां पड़ता है, इस दर्रे का नाम है अधील दर्रा। एक तो कौन सा दर्रा है? अधील दर्रा। और अधील दर्रा के बाद फिर एक दूसरा यहाँ दर्रा है, और इस दर्रा का नाम ही है कराकोरम दर्रा। दर्रे का नाम ही बताओ क्या है? कराकोरम दर्रा। तो ये दो दर्रे हो गए, एक अधील दर्रा और एक कराकोरम दर्रा। दोनों ही लद्दाख में है, जो भारत से और चीन को जोड़ते हैं। दोनों लद्दाख में है, भारत से और चीन को जोड़ते हैं। अभी लिखेंगे किस किस को जोड़ते हैं, पर पहले समझे। यहां देखोगे लद्दाख, और लद्दाख पर्वत श्रेणी की अपन देखें जो सबसे ऊंची चोटी, मैं लिख रहा हूं एक बार ध्यान देना, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और लद्दाख पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है माउंट राका पोसी। क्या नाम है भाई? माउंट राका पोसी। और माउंट राका पोसी की ऊंचाई है 7788 मीटर। और ये लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोसी। और यही विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पहाड़ी भी। अलग से जब लद्दाख लिखेंगे तो अलग से लिखूंगा आपको। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पहाड़ी है। और लद्दाख पर्वत श्रेणी में अपन देखें तो एक दर्रा है, यहां जैसे अपन ने कहा इस तरीके से है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में एक दर्रा भी है। और लद्दाख पर्वत श्रेणी में जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम है खरदूगल्ला दर्रा। कौन सा है? खरदूगल्ला दर्रा। तरीके से ध्यान देना, इस दर्रे का नाम है खरदूगल्ला।
ये शब्द लिख लो, खरदूगला दर्रा। और ये खरदूगला जो दर्रा है, ये ध्यान देना, विश्व का सबसे ऊंचा मोटरयान दर्रा है। 5602 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये अपन कहीं भारत के कहां पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। फिर उसके बाद अपन कहीं जास्कर पर्वत श्रेणी, और जास्कर पर्वत श्रेणी में फिर दो दर्रे हैं। और जास्कर पर्वत श्रेणी में एक जो दर्रा है, इसका तो नाम है फोटोला दर्रा। एक तो कौन सा है, तो एक तो यहाँ फोटोला दर्रा है। और दूसरा जो दर्रा है यहाँ, इसका नाम है बड़ा लाचा दर्रा, या बारा लाचा दर्रा कह सकता है, बड़ा लाचा, या फिर क्या कह सकता है, बारा लाचा दर्रा, बारा लाचा दर्रा। और ये बारा लाचा दर्रा देखो तो हिमाचल प्रदेश में है। और फोटूला दर्रा अपन देखें तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में है। जो अपन कहें कि ये मुख्य रूप से किसको जोड़ता है, तो ये अपन यहीं से देखें तो श्रीनगर से फिर लेह को जोड़ता है। और ये बारालाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, तो मंडी से और लेह को जोड़ता है। तो एक तो आपको ये डायग्राम के रूप में ध्यान रखना, एक बार समझना। फिर मैंने कहा एक एक करके अपन इसको नोट करेंगे, आपको ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं, एक एक करके नोट करेंगे चीज को। यहां से देखो, सबसे पहले ऊपर पर्वत श्रेणी कराकोरम। कराकोरम पर्वत श्रेणी में केटू गोडविन आस्टिन, जो पाक अधिकृत भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और भी पर्वत श्रेणियां छोटे छोटे रूप में आपने नाम सुना हो, कसेरबुरुम, मसेरबुरुम, हिडन पीक, ब्रॉड पीक। फिर उसके बाद देखें तो यहीं देखो तो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। और यही नुम्रा घाटी है, इस सियाचिन ग्लेशियर में घाटी नुम्रा घाटी। फिर उसके बाद इसी में दो दर्रे, अधील दर्रा और कराकोरम दर्रा है। फिर उसके बाद देखें लद्दाख पर्वत श्रेणी, इसकी सबसे माउंट राकापोसी है। खरदूगला दर्रा है। तो अपन कहें कि लेह और सियाचिन, यहाँ से तो अपन देखें लेह, और फिर यहाँ से लेह से, और ये किसको जोड़ रहा है, ये सियाचिन को जोड़ रहा है। लेह से लेकर किसको जोड़ रहा है, तो ये सियाचिन को जोड़ रहा है। फिर उसके बाद अपन कहें कौन सी, जास्कर, कोटुला दर्रा है, बारालाचा दर्रा है। फिर यहाँ से देखें तो एकमात्र पर्वत श्रेणी जो भारत में स्थित ना होकर कहा है, तिब्बत में, उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, तो उसका नाम कैलाश है। ये भी कर सकते हैं आप। एक बार तो इसे लिखें, फिर अपन एक एक करके इसको नोट करेंगे। एक बार आप लिख लें, फिर अपन इसको नोट करेंगे। ठीक है भाई, लिख लिया आराम से। अब इनको एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें भी एक नंबर की हेडिंग डालना, नंबर एक। और नंबर एक पे लिखना कराकोरम। एक नंबर पे लिखना कराकोरम पर्वत। एक नंबर पे कराकोरम पर्वत श्रेणी। अब सबसे पहले तो ये ध्यान रखना भारत में कहां कहां फैली हुई है। तो कराकोरम पर्वत श्रेणी भारत में अपन देखें तो जम्मू कश्मीर व लद्दाख, जम्मू कश्मीर व लद्दाख दो जगह फैली हुई है। इस कराकोरम श्रेणी के कुछ उपनाम भी हैं। कराकोरम पर्वत श्रेणी को जरूर ध्यान रखना, इसके कुछ क्या है भाई, उपनाम। क्योंकि उपनाम को लेके भी प्रश्न पूछता है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी एक तो कहा जाता है कृष्णागिरी। ध्यान देना भाई, किस पर्वत श्रेणी को कृष्णागिरी कहा जाता है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णागिरी कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है तिब्बत के पठार की रीढ़। तिब्बत के पठार की रीढ़। अच्छा, तिब्बत के पठार की रीढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि तिब्बत के पठार के बीचों बीच फैली हुई है। और तिब्बत के पठार के बीचों बीच होने के कारण इसको क्या कह दिया, तिब्बत के पठार की रीढ़। और इसी को कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें यदि देखें कराकोरम में, तो सबसे पहले तो इसकी पर्वत श्रेणी देखेंगे, फिर इसके दर्रे देखेंगे। सबसे पहले तो इसके क्या देखेंगे अपन, पर्वत।
और इसमें यदि 1 नंबर का पर्वत अपन देखें तो सबसे पहले तो केटू। केटू का पूरा नाम लिखना क्या भाई? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। और ये अपन देखें तो भारत में तो देखोगे तो कहाँ स्थित भाई? जम्मू कश्मीर में। लेकिन मैंने कहा कि ये पाक अधिकृत क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो इसमें एक लाइन लिख देना केटू में। केटू में एक लाइन लिखना, पाक अधिकृत पाक अधिकृत भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे, ये पाक अधिकृत भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जब ऊंचाई देखते हैं केटू की, कितनी है? 8,611 मीटर। 8,611 मीटर है। और ये पाक अधिकृत अपने का भारत की सबसे ऊंची चोटी, याद हो जाएगा आराम से। और यही पर्वत श्रेणियों में अपन देखें तो अन्य पर्वत श्रेणी, जरूर ध्यान रखना, पर्वत श्रेणियों में एक हेडिंग डालना, क्या भी? अन्य। और अन्य पर्वत श्रेणियों में अपन देखें जैसे तो 1 नंबर की तो केटू हो गई, और 2 नंबर की यहाँ एक पर्वत श्रेणी और आती है, और इसका नाम लिखना गसेरबरूम। कौन सी पर्वत श्रेणी? गसेरबरूम। फिर इसी में 3 नंबर की एक लिखना मसेरबरूम। गसेरबरूम के बाद कौन सी लिखना? मसेरबरूम। मसेरबरूम, तो याद हो जाएंगी। गसेरबरूम है, मसेरबरूम है। फिर एक यहीं देखें तो 4 नंबर की आ जाती हिडन पीक। ये भी ध्यान रखना, कौन सी भाई? हिडन पीक। और हिडन पीक के बाद एक और आ जाती है यहां ब्रॉड पीक। 5 नंबर की कौन सी आ जाती है? ब्रॉड पीक। ब्रॉड। इस तरीके से इसमें अपन कहीं 5 पर्वत श्रेणियां हैं। एक समझना, 1 नंबर की तो कौन सी है? केटू। फिर उसके बाद याद करना मेरे साथ साथ, गसेरबरूम, मसेरबरूम, हिडन पीक और ब्रॉड पीक। इनमें से कोई सा भी नाम आ जाए तो सब किसकी है? कराकोरम पर्वत श्रेणी की। और सबकी सब अपन देखें, ये अपन देखें तो इधर से ये चारों की चारों जो पर्वत श्रेणी है, ये दोनों जगह फैली हुई है, जम्मू कश्मीर व लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फैली हुई है, याद हो जाएगा आराम से। अपन कराकोरम पर्वत श्रेणी पढ़ रहे हैं। और कराकोरम पर्वत श्रेणी में फिर कुछ क्या आते हैं? ग्लेशियर। तो इसी कराकोरम पर्वत श्रेणी के क्या लिखे भाई? ग्लेशियर। ग्लेशियर। और ग्लेशियर में इसमें देखें तो 1 नंबर का ग्लेशियर का तो नाम ही क्या है भाई? सियाचिन। 1 नंबर का तो लिखना सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन। और सियाचिन ग्लेशियर वही लद्दाख में है। और ये लिखना भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर देना इसको। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। और कितनी दूरी में फैला हुआ है? 76 किलोमीटर। सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसी ग्लेशियर में आपने अभी मैप में देखा था नुम्रा घाटी स्थित है। वो नुम्रा घाटी पे लिख देना इसके साथ ही, इस ग्लेशियर में नुम्रा घाटी स्थित। ये लाइन आप लिख देना, ग्लेशियर में नुम्रा घाटी स्थित। ठीक है। अगला यदि देखें तो फिर यही कुछ ग्लेशियर और भी हैं। सियाचिन ग्लेशियर के अलावा अपन देखें तो कुछ ग्लेशियर यहाँ और भी हैं। 2 नंबर पे जैसे अपन का एक ग्लेशियर है यहाँ वियाफो। कौन सा है भाई? वियाफो। 3 नंबर के ग्लेशियर देखें, वियाफो के बाद एक आ जाता है, कौन सा भी? स्पार। स्पार है, वियाफो है, स्पार है। और 4 नंबर का एक आ जाता है बाल्टोरो। कौन सा आ जाता है भाई? बाल्टो। ये सबके सब ग्लेशियर लद्दाख में है। सबके सब कहें लद्दाख। एक तो अपन का सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम पर्वत श्रेणी में है। याफो, स्पार, बाल्टोरो, ये सब ग्लेशियर हैं जो अपन कहें किसमें? कराकोरम पर्वत श्रेणी में। फिर उसके बाद कराकोरम पर्वत श्रेणी के दर्रे।
फिर लिखना कराकोरम पर्वत श्रेणी के क्या भाई, दर्रे। दर्रे। और कराकोरम पर्वत श्रेणी में यदि दर्रों की बात करें तो मैंने कहा ना, दो दर्रे हैं। दो दर्रे कौन कौन से हैं? तो इसका एक नंबर का जो दर्रा है उसका नाम तो भाई क्या है, अधील दर्रा। एक नंबर का जो दर्रा है मैंने कहा इसका नाम है अधील दर्रा। ये अधील दर्रा है। और अधील दर्रा के बाद जो सेकंड नंबर का दर्रा है इसका नाम है कराकोरम। कौन सा है? कराकोरम। ये कराकोरम दर्रा है। और दोनों के दोनों ही दर्रे अपन देखें तो कहाँ स्थित हैं? लद्दाख। लेकिन आपको ये जरूर याद करना होता है कि किस किस को जोड़ते हैं। तो अधील और कराकोरम दोनों लद्दाख में हैं। और दोनों के दोनों में लिख देना भारत व चीन को जोड़ते हैं। भारत व चीन को जोड़ते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस चीज को आप। तो ये तो अपना ध्यान रखना कौन सी पर्वत श्रेणी है, पूरी कराकोरम। और ये जितनी भी जानकारी है सब कौन सी पर्वत श्रेणी की? कराकोरम पर ध्यान देना। कराकोरम पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। उपनाम इसके हैं कृष्णागिरी और तिब्बत के पठार की रीढ़। पर्वत है यहाँ केटू, गोडविन, आस्टिन 8611 मीटर। अन्य में गसेर ब्रूम, मसेर ब्रूम, हिडन पीक और ब्रॉड पीक। उसके बाद देखें ग्लेशियर में तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे ऊंचा भी यही है। और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी यही है। लिखना चाहे तो लिख देना सियाचिन में विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल वो भी यही है। फिर उसके बाद वियाफो, स्पार, बाल्टोरो ये भी ग्लेशियर हैं जो यही है। फिर उसके बाद यहाँ दो दर्रे, अधील दर्रा है, कराकोरम है। और ये भारत और चीन को जोड़ते हैं। कर सकते हो आराम से। कुछ नहीं लिखा तो आप लिख लें, एक बार नोट कर लें। फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं। कुछ नोट नहीं किया तो आप नोट कर लें। ठीक है भाई, कर सकते हो यहां तक आराम से। अब देखें इसी क्रम में जो सेकंड नंबर का अपना आ रहा था इसमें देखना नंबर 2 पे कौन सी पर्वत श्रेणी भाई? लद्दाख। 2 नंबर पे लिखना लद्दाख पर्वत। 2 नंबर पे लद्दाख पर्वत श्रेणी। और लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये दोनों राज्यों में जम्मू कश्मीर है, लद्दाख। ये जम्मू कश्मीर में है और लद्दाख में भी। पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। अब इसमें यदि देखें लद्दाख पर्वत श्रेणी तो इसकी सबसे ऊंची चोटी लिखना भाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखना माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी ये पहले भी पढ़ चुके हैं आप। और माउंट राकापोसी की जो ऊंचाई है 7788 मीटर। और ये लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोसी। और एक भी इसकी विशेषता लिखना चाहे तो लिख देना विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पहाड़ी। की दूसरी विशेषता भी लिख देना विश्व की सबसे तीव्र ढाल। यानी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली यदि पहाड़ी है तो भी वो कौन सी? माउंट राकापोसी। और इसी लद्दाख पर्वत श्रेणी का ध्यान रखना, एक एक लाइन के रूप में लिखते जाना। यहीं अपन देखें तो एक दर्रा है और उस दर्रे का नाम क्या है भाई? खरदूगल्ला दर्रा। अभी आपने देखा भी था, पढ़ा भी था। कौन सा दर्रा है? खरदूगल्ला दर्रा। ये ध्यान देना भाई, खरदूगल्ला दर्रा। और खरदूगल्ला दर्रा की यदि बात करें तो मैंने अभी बताई थी इसकी कुछ विशेषताएं आपको खरदूगल्ला दर्रा की। सबसे पहले तो ये खरदूगल्ला ध्यान रखना ये कौन से वाले भाग में पड़ता है? जम्मू कश्मीर। ये अपन दर्रा देखें तो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर वाले भाग में पड़ता है खरदूगल्ला दर्रा।
और खरदूगल्ला दर्रा के सामने लिखना किस किस को जोड़ता है, तो अपन कहें कि लेह से और सियाचिन को जोड़ता है। और इसमें जम्मू कश्मीर के बाद इसमें कुछ भाग इसका लद्दाख का भी आएगा, जम्मू कश्मीर व लद्दाख, क्योंकि लेह से जोड़ता है तो फिर वो लद्दाख वाला भाग आ गया। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तो है। अब ये किसको जोड़ता है ये जरूर ध्यान रखना, तो इसमें लिखना ये है दर्रा, यह है दर्रा लेह से, यह दर्रा लेह से सियाचिन को जोड़ता है। लेह से किसको जोड़ता है, सियाचिन। लेह से सियाचिन को जोड़ता है, इतना आप लिख सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है, और ये लेह से और सियाचिन के, यदि लेह से अपन को सियाचिन जाना है तो फिर किस दर्रे के माध्यम से जाएंगे, खरदूगल्ला। और उसके बाद भी अपन ने देखा कि ये जो खरदूगल्ला दर्रा है इसकी एक और ध्यान रखना, कौन से दर्रे की बात है, खरदूगल्ला, और लिखना विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा मोटरयान दर्रा, और इसकी जो ऊंचाई है वो 5602 मीटर। यही खरदूगल्ला दर्रा है जो विश्व का सबसे ऊंचा मोटरयान दर्रा है। मोटरयान का अर्थ क्या हुआ, जिसपे गाड़ियां चलती हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा मोटरयान दर्रा भी कौन सा हो गया, खरदूगल्ला दर्रा। फिर ये जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, इस लद्दाख पर्वत श्रेणी की यदि अपन बात करें तो इस लद्दाख पर्वत श्रेणी में आपने पढ़ा भी होगा, सिंधु नदी द्वारा यहाँ एक गोर्ज का निर्माण किया जाता है। तो इसी लद्दाख पर्वत श्रेणी में क्या स्थित है भाई, एक गोर्ज स्थित। तो यहां ध्यान रखना क्या स्थित है, गोर्ज, और उस गोर्ज का नाम है बुंजी गोर्ज। कौन सा गोर्ज है यहाँ भाई, बुंजी गोर्ज, यहाँ बुंजी गोर्ज है। और ये बुंजी गोर्ज ध्यान देना ये लद्दाख में है, और ये सिंधु नदी द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी सिंधु नदी द्वारा ये बनाया जाता है। और ये भारत का सबसे गहरा गोर्ज है, भारत का सबसे गहरा। और इसकी जो गहराई है वो 5181 मीटर है। भाई इसी लद्दाख पर्वत श्रेणी में एक गोर्ज है, बुंजी गोर्ज, तो लद्दाख में है। कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है, सिंधु नदी द्वारा, और ये भारत का सबसे गहरा गोर्ज है, 5181 मीटर इसकी गहराई है। तो ये अपनी पर्वत श्रेणी कौन सी हो गई, लद्दाख। कर सकते हो लद्दाख में आराम से इतनी जानकारियां याद, ठीक है। और इसके बाद जब देखते हैं तो नंबर 3 पे, और नंबर 3 पे एक जो पर्वत श्रेणी अभी आपने पढ़ी कौन सी आती है, जास्कर, जास्कर पर्वत श्रेणी। और जास्कर पर्वत श्रेणी ध्यान देना भाई 3 राज्यों में है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। ये 3 राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश जो जास्कर पर्वत श्रेणी है। और जास्कर पर्वत श्रेणी की यदि अपन बात करें तो इस जास्कर पर्वत श्रेणी में तो क्या स्थित है भाई, दर्रे। और यहाँ 2 दर्रे हैं, 2 दर्रों में 1 नंबर का जो दर्रा है इसका नाम है फोटूला दर्रा। ये जरूर ध्यान रखना कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, तो 1 नंबर का फोटूला दर्रा है, और ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ये दर्रा ध्यान देना किसको जोड़ता है, तो ये श्रीनगर से और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता। श्रीनगर से यदि अपन को लेह जाना है तो श्रीनगर से लेह अपन कौन से दर्रे के माध्यम से जाएंगे, तो फोटूला दर्रा। और इधर ही अपन देखें तो फिर 2 नंबर का एक दर्रा है, और 2 नंबर के एक दर्रा जिसका नाम क्या है भाई, बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा है, बारालाचा।
और ये बारालाचा दर्रा ध्यान देना कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश। पहले तो ध्यान रखना स्थित कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश का एक स्थान पड़ता है मंडी, और ये किसको जोड़ता है, मंडी से और लेह को, मंडी से लेह को जोड़ता है, ऐसा लिख देना इसमें। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में जो मंडी से लेह को जोड़ता है, ऐसा आप इसमें लिखते हैं। ठीक है, ये दो ही दर्रे हैं जास्कर में। और फिर 4 नंबर की यही एक पर्वत श्रेणी आती है, और उसका नाम आप क्या लिखेंगे, कैलाश, कैलाश पर्वत श्रेणी। और ये कैलाश पर्वत श्रेणी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कहाँ स्थित है, तो तिब्बत में। और ये ट्रांस हिमालय की एकमात्र पर्वत श्रेणी जो भारत में स्थित ना होकर तिब्बत में है। तो इसमें एक लाइन लिख देना, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की एकमात्र पर्वत श्रेणी जो भारत में स्थित ना होकर, भारत में स्थित ना होकर, तिब्बत में स्थित, एकमात्र ही ऐसी है जो भारत में स्थित ना होकर तिब्बत में स्थित है। और ये कैलाश पर्वत श्रेणी लद्दाख श्रेणी का बढ़ा हुआ भाग है, तो लिख देना लद्दाख श्रेणी का बढ़ा हुआ भाग। यानी लद्दाख श्रेणी का एक बढ़ा हुआ भाग जो बढ़ के आगे तिब्बत में चला गया, और उसको नाम क्या दे दिया, कैलाश। शायद अब तो कर सकते हो, डायग्राम में मैंने पूरी चीजें आपको समझाई। और समझाने के बाद यहाँ एक एक करके आप जो नोट्स बना रहे हैं, मैं एक एक करके आपको लाइन भी नोट कर रहा हूँ, एक एक करके मैं लाइन नोट कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए किसी भी प्रकार की। एक बार आप इसको देखें, और कुछ नोट नहीं किया तो आप नोट कर लें, फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं। एक बार नोट जरूर कर लें, यदि आपने कुछ नोट नहीं किया तो एक बार आप नोट कर लें।